अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बखैर तो आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी कहानी को सुना है। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और बेल के आइकन को प्रेस भी करिए ताकि जो नई आने वाली कहानियाँ हैं वो आप तक फ़ौरन से पहुँच जाए। आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये एक ट्रांसलेट कहानी है। इस कहानी का उर्दू नाम है ढोंग। ये मियाँ बीवी की कहानी है जो एक दूसरे को कत्ल करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। रेनॉल्ड ने अपना वाइन का ग्लास अपनी बीवी की जानिब बुलंद किया और बोला, इस शानदार डिनर के नाम जो तुमने तैयार किया है माय डियर वैली। हाँ, लेकिन इसका बेशतर क्रेडिट अल्फ्रेड को जाता है, लेकिन बेशक मैंने उसकी मदद ज़रूर की है। वैली ने अपना ग्लास उठाते हुए कहा और मुस्कुरा दी। इस एक और साल के जश्न में जो तुम्हारी रफ़ाकत में निहायत उम्दगी से बीत गया, प्यारे शौहर साहब। तुम्हें वाइन कैसी लगी? रेनॉल्ड ने पूछा। शानदार। उसने अपना ग्लास मेज़ पर रख दिया और रोस्ट बीफ को छुरी से काटने लगा। घर पर इस पुरसुकून डिनर के लिए इत्तेफाक करने का शुक्रिया। ये एक ज़बरदस्त आइडिया था हनी। नए साल की शब जो पेचीदा पार्टियां हम अटेंड किया करते हैं उसकी धक्कम पेल से बचने के लिए ये एक उम्दा तरीन तब्दीली साबित हुई है। हाँ, वाकई ऐसा ही है, रेनॉल्ड ने मुलक्मा हलक से नीचे उतारते हुए कहा। और ये रोस्ट बीफ ज़बरदस्त है। शुक्रिया। अब मैं एक नई रिवायत शुरू करना चाहता हूँ। नए साल की इस शब हम एक दूसरे से अपने साल नौ के अज़्म का ऐलान करेंगे, रेनॉल्ड ने कहा। लेकिन डियर, ये तो एक बुरा शगुन होगा। लोग तो यही कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि गलत है। तुम बताओ, तुम क्या करना चाहोगी? चूँकि ये आइडिया तुम्हारा है तो मेरे ख्याल में पहल भी तुम्ही को करनी चाहिए, वैली ने कहा। वेरी वेल, मेरा साल नौ का अज़्म यह है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँ। वैली की मुस्कुराहट एक शैतानी मुस्कुराहट हंसी में तब्दील हो गई। वाकई, और मेरा अज़्म है कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूँ। और तुम इस वहशियाना अमल के इर्तिकाब के लिए क्या तजवीज़ पेश करती हो? क्या तुम्हारे पास कोई गन है, या शायद तुम्हारा ख्याल है कि तुम अपनी खाली हाथों से मेरा गला घोट सकती हो? कम ऑन माय डियर, तुम्हारे अंदर इतना हौसला नहीं है, रेनॉल्ड ने तमस्खुर उड़ाने वाले अंदाज में कहा। मैं अपना काम दिखा चुकी हूँ। क्या कह रही हो? वो रोस्ट बीफ में शामिल है। क्या जहर? तुमने मुझे जहर दिया है? रेनॉल्ड हंसने लगा। तुम इसे मजाक समझ रहे हो? तुम 10 मिनट में मरने वाले हो। तब हम देखेंगे कि ये किस हद तक मजाक था। तुम्हें जहर कहाँ से मिला? अल्फ्रेड से? वैली के चेहरे का रंग फक हो गया। तुमने भी मुझे जहर दिया है? वो तुम्हारी वाइन में था। उफ खुदाया, नहीं। लेकिन अल्फ्रेड ने मुझे इस जहर का तरियाक भी दिया था, इसलिए कि कहीं इत्तेफाक से मैं गलत गिलास ना पी लूँ। ये कहकर रेनॉल्ड उस कैबिनेट की तरफ लपका जिसमें क्रॉकरी रखी हुई थी। उसने एक दराज खोली तो चौंक पड़ा। वो कहाँ गया? तिरियाक तुमने लिया है? वो घूरते हुए वैली की जानिब पलटा, लेकिन वो मेज़ पर मौजूद नहीं थी। वो घबराहट में कैबिनेट की अशिया को उलट पुलट कर रही थी। मेरा तिरियाक भी गायब है। शिट, अब मैं क्या करूं? रेनॉल्ड ने अपनी घड़ी पर निगाह डाली। हमारे पास सिर्फ 8 मिनट है। वैली ने अपना पेट पकड़ लिया। मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही हूँ। ये कहकर वो फर्श पर ढेर हो गई। वो कमीना, हमने उस पर एतबार ही क्यों किया? तुमने उसे हमारी वसीयत में क्यों शामिल किया, इडियट कहीं के? वो गुज़िश्ता 15 साल से हमारे साथ है। वो हमारी फैमिली के एक फ़र्द की तरह है। हाँ, और वो फैमिली का फ़र्द जो हमें मार डालना चाहता है, वैली ने तंज़िया लहजे में कहा। लानत भेजो। रेनॉल्ड के घुटने की ताकत भी अब जवाब दे गई। वो भी फ़र्श पर गिर पड़ा। इतने में डाइनिंग रूम का दरवाज़ा एक झटके से खुला। अल्फ्रेड अंदर दाखिल हुआ। वो वैली के कदीम ख़ानदानी विरसे में मिलने वाली बेशुकीमत क्रॉकरी के एक कप में चाय पी रहा था। इसके बटलर की हैसियत से उसे इल्म था कि इस क्रॉकरी को कभी इस्तेमाल में नहीं लाया जाएगा। इन दोनों को फर्श पर गिरे हुए देखकर वो चौंक पड़ा। ओह माय डियर, तुम दोनों को क्या मुश्किल पेश दर आ गई? रेनॉल्ड भर्राई आवाज़ में उस पर चीखा। हम मर रहे हैं कमीने, लेकिन तुम तो यही चाहते थे, एक दूसरे को मार डालना। मैंने तो बस इस मामले में तुम्हारी मदद की, अल्फ्रेड ने कहा। मैंने तुमसे कहा था ना, ये काबिल एतबार नहीं है, वैली ने अपने शौहर को मुखातिब करके कहा।
ओह कैसा ज़बरदस्त काम हो गया, अल्फ्रेड और आगे बढ़ाया। अब मुझे तुम दोनों की छोटी छोटी शिकायतें सुनने को नहीं मिलेंगी और ना ही तुम्हें तुम्हारे पेडिक्योर और डिनर्स पार्टियों पर ले जाने के लिए ड्राइविंग की जहमत उठानी पड़ेगी, और ना ही कभी ज़बरदस्ती तुम्हारी। अल्फ्रेड इतना ही कहा था कि चाय का कप उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया और चिकनाचूर हो गया। रेनॉल्ड ने नज़रें उठाकर अल्फ्रेड की जानिब देखा। क्या बात है अल्फ्रेड, कमज़ोरी महसूस हो रही है? मेरा पेट उसमें मरोड़ हो रहा है। इसकी टांगें बेजान सी हो गई और वो घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा। हार्डवुड के फर्श पर हड्डियों के टकराने से चरचराहट की आवाज़ गूंजी। ओह, रेनॉल्ड ने कहा। मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ। रेनॉल्ड की आवाज़ में अब तवानाई थी। हाँ, वेलिन बोली, ये शर्म की बात है। फिर वो उठ खड़ी हुई। अल्फ्रेड नाकाबिले यकीन नज़रों से उसे देखने लगा। रेनॉल्ड भी खड़ा हो गया और अपनी ढीली ढाली पतलून पर से गर्द झाड़ते हुए बोला, ये फ़र्श कितना गंदा हो रहा है अल्फ्रेड। मुझे तुम्हारे काम से मायूसी हुई। अल्फ्रेड ने फ़र्श पर करवट बदली और इन दोनों की जानिब देखते हुए बोला, लेकिन किस तरह? तुम देख सकते हो, रेनॉल्ड ने कहा। मैं तुम्हें अपनी वसीयत में शामिल करना चाहता था, लेकिन वैली को तहफ़्फ़ुज़ात दरकार थे। ये बात दुरुस्त है, वैली ने कहा। मैं तुम पर एतबार नहीं करती थी अल्फ्रेड। हमें तुम्हारी जुआ खेलने की आदत और उसके बाद तुम्हारी मुश्किलात के बारे में सब कुछ इल्म था। लिहाजा, रेनॉल्ड ने कहा, हमने तुम्हारी वफ़ादारी का इम्तिहान लेने का फ़ैसला किया। हमने बाकायदगी से एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया और ये लड़ाइयाँ रोज़ बरोज़ मज़ीद तल्ख़ होने लगी। हम तुम्हें इस बारे में कायल करना चाहते थे कि हम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। फिर मैंने तुमसे मदद तलब की, वैली ने कहा, और जब मैंने तुम्हें बताया कि मैं रेनॉल्ड को कत्ल करना चाहती हूँ तो तुमने फ़ौरन ही मुझसे कहा कि तुम इस काम के लिए मेरी मदद कर सकते हो और ऐसा जहर लाकर दे सकते हो जिसका सुराग नहीं लगाया जा सकता। तुमने मुझसे उस तिर्याक का वादा भी किया, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हादसाती तौर पर उसमें से कुछ जहर खा लूँ। और मुझे भी अपनी मदद की पेशकश करते हुए तुम्हारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रेनॉल्ड ने कहा, तुम ही ने मुझे मशवरा दिया था कि मैं वैली की वाइन में जहर मिला दूं, और तुमने वैली से कहा था कि वो मेरे रोस्ट बीफ में जहर शामिल कर दे, और तुम्हें यह इल्म था कि हमने अपनी अपनी तिर्याक की बोतलें डाइनिंग रूम में छुपा रखी हैं, सो तुमने तिर्याक की वो बोतलें चोरी कर ली। वैली ने कहा, तुम्हारा ख्याल था कि हम दोनों मर जाएंगे और अपनी तमाम जायदाद और सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ जाएंगे। अल्फ्रेड को बोलने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। तुमने एक दूसरे को जहर नहीं दिया, ये सब कुछ ढोंग था। उम्दा अदाकारी थी ना, रेनॉल्ड ने कहा। मेरे ख्याल से हमें बॉलीवुड की तैयारी पकड़नी चाहिए, वैली ने कहा। हमें इल्म था कि हमारे मरने के जश्न के मौके पर तुम अपनी स्पेशल चाय के कप से ज़रूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और अगर तुमने खुद हमें जहर देने का फ़ैसला किया होता। ये कहते कहते रेनॉल्ड ने अपनी जेब में से एक छोटी सी बोतल निकाल कर लहराई और बोला, जो बोतलें हमने छुपाई थी, जिन्हें तुमने चुरा लिया, उनमें सिर्फ पानी था, तिर्याक नहीं था। अल्फ्रेड ने कपकपाती उंगली से रेनॉल्ड के हाथ में दबी हुई बोतल की जानिब इशारा किया और घिघियाए हुए लहजे में बोला, प्लीज़ मुझे तिर्याक दे दो, प्लीज़। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता अल्फ्रेड, तुम्हारा क्या ख्याल है हनी? रेनॉल्ड ने वैली की जानिब देख कर पूछा। वैली ने नफ़ी में सर हिलाया। दर हकीकत मुझे हैरत है कि तुमने इस बात पर गौर क्यों नहीं किया कि तुम्हारी मरगूब चाय की पत्तियाँ शब कदरे नम नम क्यों हैं, गीली गीली क्यों हो रही हैं। अल्फ्रेड ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ न निकल सकी। रेनॉल्ड ने झुककर अपना कान अल्फ्रेड के मुंह से लगा लिया। तुम कुछ कहना चाहते हो, ओल्ड मैन? अल्फ्रेड ने खांसते हुए अपना गला साफ़ किया और बमुश्किल तमाम ये अल्फाज अदा कर सका, तुम्हें इसके पादाश जेल जाना पड़ेगा। ये सुनकर रेनॉल्ड और वैली दोनों हंस दिए। फिर वैली बोली, नहीं, हमें जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये तुम थे जिसने जहर ख़रीदा था, और तुम्हारी खुदकुशी हकीकत में किसी के लिए बासे हैरत नहीं होगी। रेनॉल्ड ने कहा, मैं गुज़िश्ता कई हफ्तों से अपने पोकर के साथियों को ये बताता चला आ रहा हूँ कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा जहनी दबाव का शिकार हो और मायूसी की बातें किया करते हो, जैसे ज़िंदगी से आजिज़ आ चुके हो। इतने में ड्राई रूम का दरवाज़ा धड़ाम से खुला और दो दराज कामत नकाबपोश अंदर आए। क्या अल्फ्रेड स्मिथ बटलर यहीं रहता है? इनमें से एक नकाबपोश ने पूछा। तुम्हें मेरे मकान में घुसने की जुर्रत कैसे हुई? रेनॉल्ड ने ललकारते हुए कहा। तब एक नकाबपोश की निगाह फर्श पर पड़े हुए अल्फ्रेड पर चली गई। यही है, उसने अपने साथी से कहा। इसके साथी ने ये सुनते ही एक पिस्तौल निकाला और अल्फ्रेड की जानिब बढ़ गया। रेनॉल्ड और वैली खौफज़दा होकर एक तरफ दुबक गए।
पिस्तौल बरदार नकाबपोश ने एल्फ्रेड के पास पहुंचकर पिस्तौल की नाल एल्फ्रेड की खोपड़ी से लगाते हुए कहा, एल्फ्रेड स्मिथ, ये तुम्हारी 2.5 लाख कर्ज ना अदा करने का खमियाजा है जो तुमने जुए में हार दिए थे और हमारी मोहलत के बावजूद वक्त पर अदा करने से कासिर रहे। नहीं प्लीज़, अल्फ्रेड घिघियाया। इसका पूरा बदन बुरी तरह कांप रहा था। रेनाल्डो और वैली पर सख्ता तारी हो गया। एक नकाबपोश ने एल्फ्रेड की पेशानी पर नज़दीक से एक फायर कर दिया। फिर जिस तेज़ी से वो दोनों नकाबपोश डाइनिंग रूम में दाखिल हुए थे उसी तेज़ी से वहाँ से निकल गए। ये हौलनाक मंजर देखते ही रेनॉल्ड और वैली दोनों ही नीचे गिरकर बेहोश हो चुके। बस इतनी ही थी कहानी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली कहानी के साथ। तो आप लोगों को ज़रूर कहानी पसंद आएगी। तो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग उसको लाइक करिए, शेयर करिए और इस सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ में। अपना खूब ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।